नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है इतिहास की, और इतिहास की हो जाती है आज ये दूसरी क्लास। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको इससे पहली क्लास देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा हमारे चैनल पर यूपीपीसीएस आरओ की तैयारी कराई जा रही है और काफ़ी अच्छा कंटेंट जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप यूपीपीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भी समय समय पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज का जो वीडियो है ये शुरू हो जाता है इतिहास के विभाजन से। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और टॉपिक हो जाता है हमारा इतिहास का विभाजन। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं यहाँ से वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। इसका जब हमें अध्ययन करने की आवश्यकता हुई तो हमें इसको 3 भागों में डिवाइड करना पड़ा है। कौन कौन से वो भाग हो जाते हैं? तो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल। और ये प्राग ऐतिहासिक काल है जिसके जो है लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं मिले हैं। केवल वहाँ पे कुछ जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं केवल उनके आधारों पर जो है उनका पता चलता है कि वहाँ पर क्या क्या उस समय हुआ होगा। इसके बाद आ जाता है आदि ऐतिहासिक काल और एक आ जाता है आपका ऐतिहासिक काल। तो तीनों कालों को जो है डिटेल वाइज यहाँ पर हम समझने वाले हैं, किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिली है और क्यों इनका जो विभाजन किया गया है और क्यों इम्पोर्टेंट है इसको हमारे लिए पढ़ना। ठीक है, इसके महत्व की जानकारी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, इस काल का जो इतिहास है वो पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है। पुरातात्विक जो जितने भी साक्ष्य मिले हमें खुदाई वगैरह में, उनसे यहाँ पर पता चलता है। इसके अलावा उसके कोई भी साक्ष्य आपको यानी लिखित साक्ष्य जो है वहाँ पर उपलब्ध आपके नहीं हुए हैं अभी तक। ठीक, और लिखित हो भी जाएंगे तो वो फिर पढ़े नहीं जाएंगे, ये भी बात है। ठीक है, तो उस समय जो है पढ़ाई लिखाई का क्रेज बिल्कुल नहीं था और इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य आपको उपलब्ध नहीं मिला है। इसके बाद मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको भी सुविधा के अनुसार, क्योंकि काफ़ी लंबा पीरियड है ये जो प्राग ऐतिहासिक काल का है, तो इसलिए जो है इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो 3 भाग इसमें सबसे पहले आपका हो जाता है पूरा पाषाण काल। ठीक, पूरा पाषाण काल यानी जो आपका पाषाण काल का जो एज रही है, स्टोन एज जो रही है, स्टोन की हम यहाँ पर बात करेंगे, यानी जो पत्थरों का बिल्कुल काल रहा है। हर चीज़ वहाँ पर जो है पत्थरों से होती थी, शिकार करते थे पत्थरों से और नुकीले पत्थर फिर बनाने शुरू किए। तो इस तरह से जो है पाषाण काल वहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाता है पूरा पाषाण काल, और उसके बाद आ जाता है फिर मध्य पाषाण काल, और उसके बाद आ जाएगा नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को भी हम जो है यहाँ पर समझेंगे, मध्य पाषाण काल को भी समझेंगे और एक आपका नव पाषाण काल को भी यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है प्रथम मानव जीवाश्म जो है, ये जो प्रथम मानव के जीवाश्म है ये मिले हैं आपको नर्मदा घाटी से आपके प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पूरा पाषाण काल को उपकरणों की भिन्नता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को उपकरणों की भिन्नता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं पूर्व पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। ये पूरा पाषाण की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये पूरा पाषाण काल है इसको भी उपकरणों की भिन्नता के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया। जो उपकरण मिले हैं वहाँ से, जैसे खेती करते थे तो उसके क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, अगर वहाँ शिकार करते थे उसके क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो जितने भी वहाँ पर उपकरण मिले हैं, चूल्हे वगैरह जहाँ पर रोटियाँ बनाई जाती थी और भी जो मांस को भून कर खाया जाता था, उस तरह के जो भी उपकरण वहाँ पर मिले हैं उनको भी जो है उपलब्धता के आधार पर 3 भागों में बांटा है। एक सबसे पहला आ जाता है जो पूर्व पुरा पाषाण काल। ठीक है, जो पूर्व की बात करते हैं वहाँ पर। इसके बाद मध्य पुरा पाषाण काल और एक हो जाता है आपका उच्च या फिर उत्तर पुरा पाषाण काल। तो 3 भागों में यहाँ पर भी जो है इसको बांट दिया गया है। इसके बाद सारी जो है डिटेल वाइज यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो भीमबेटका के जो गुफा चित्र है ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। जो हमारा पूरा पाषाण काल है उससे संबंधित है भीमबेटका गुफा के जो चित्र है। इसके बाद पहिए का जो प्रयोग है वो नव पाषाण काल में हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है। और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं लहुरादेव। अभी लहुरादेव आपका जो क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश के लिए वो बनता है कि लहुरादेव ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएगा लहुरादेव, और ये हो जाता है आपका संत कबीर नगर जिले में। ठीक है,
तो संत कबीरनगर जिले में ये स्थित हो जाता है आपका लोहरादेव। वहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं प्राप्त हुए हैं। ठीक, इतनी चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। इसके बाद मानव द्वारा जो प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज था वो हो जाता है जौ। ये आप सभी जानते हैं, ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पहले भी पूछा गया है और अब ये क्वेश्चन जो है पुराना हो चुका है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन इस तरह का बहुत ही कम आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज हो जाता है जौ। मानव द्वारा आग का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो भी नवपाषाण काल में हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कृषि का यहाँ पर हमने बताया, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में, आग का आविष्कार ये भी नवपाषाण काल में, पहिए का आविष्कार ये भी नवपाषाण काल में। ठीक, तो तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट बनता है वो बनता है नवपाषाण कालीन की जो प्राचीन बस्ती हैं वो पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में स्थित है। जितनी भी आपकी बस्तियाँ थी नवपाषाण की जो युगीन प्राचीनतम बस्तियाँ हैं वो पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान है वहाँ पर। ठीक है, उसमें जो है मेहरगढ़ है, वहाँ पर ये स्थित हो जाएगी और मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपके देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो प्राचीनतम कृषि के जो साक्ष्य हैं ये कहाँ से देखने को मिले हैं, तो ये देखने को मिले हैं आपके मेहरगढ़ से। ठीक, मेहरगढ़ आपको बता दिया कहाँ पर है, तो मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है पशुपालन का जो प्रारंभ है, जो पशुपालन स्टार्ट हुआ था ये हो जाता है मध्यपाषाण काल में। ठीक, तो मध्यपाषाण काल आ जाता है, वहाँ पर पशुओं को पालने का जो प्रारंभ है वो शुरू हो जाता है। और पशुपालन के जो साक्ष्य हैं अगर भारत में बात करेंगे तो ये आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ कहाँ है, तो नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा आदमगढ़, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद बागोर से भी प्राप्त हुए, बागोर कहाँ है, तो ये भीलवाड़ा राजस्थान में हो जाएगा, ये हो जाता है आपका बागोर। ठीक, तो सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर समझते हुए चलना है। इसके बाद मध्यपाषाण कालीन जो महदा है ये आपका हो जाता है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, ये हो जाता है मध्यकालीन महदा उत्तर प्रदेश में हो जाता है प्रतापगढ़ में। यहाँ पर हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो पहले जब शिकार करते थे तो या तो वहाँ पर जो है हड्डियों से उनको बनाया जाता था और या फिर सबसे पहले जो पुरापाषाण काल था उसमें तो आपके पत्थरों से ही सारे काम होते थे। और इसके बाद जब हमारा जो है मध्यपाषाण काल आ जाता तो उसमें फिर हड्डी के और सींग से निर्मित जो उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, शिकार करना है या फिर किसी चीज़ को काटना है ना, दो टुकड़े करना है किसी चीज़ के, तो उन सब चीज़ों के लिए जो है हड्डी से बने जो उपकरण वहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं और ये प्राप्त होते हैं आपके प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के महदहा से। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो कंकाल है ये बुर्जहोम से मिला है, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। और बुर्जहोम कहाँ है ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो बुर्जहोम हो जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक, कुत्ते के साथ कंकाल के प्रमाण मिले हैं, मानव कंकाल के साथ कुत्ते के प्रमाण भी देखने को मिल जाएंगे आपके बुर्जहोम से। इसके बाद गर्तवास के जो साक्ष्य हैं वो भी आपके बुर्जहोम से मिले। गर्तवास यानी जमीन के अंदर, ये जमीन है और इसके अंदर जो है गड्ढा करके यहाँ पर रहते थे नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके गर्तवास के जो साक्ष्य हैं, ये भी आपके बुर्जहोम से मिल जाते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है ये आ जाता है यहाँ पर आद ऐतिहासिक काल। ठीक, आद ऐतिहासिक काल से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा इस काल में लेखन कला का विकास तो हो चुका था किंतु इस काल की लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। ठीक, लिखने का विकास हो चुका था आद ऐतिहासिक काल में, लेकिन इसके जो लिपि है, जो लिखा गया है, जैसे दीवारों पर भीमबेटका की गुफा पर जो चित्रकारी की गई है या जो लिखा गया है अक्षर, वो अभी तक जो है पढ़ने में नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आद ऐतिहासिक काल से संबंधित। इसके बाद इस काल के इतिहास की जानकारी हेतु साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत उपलब्ध हैं। साहित्यिक भी जो है और पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हो जाते हैं इस काल की इतिहास की जानकारी के लिए। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हड़प्पा को इस काल में रखा जाता है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता है उसको भी इसी काल में रखा जाता है। ठीक, आदि ऐतिहासिक काल में। और यहाँ पर गैरिक और कृष्ण लोहित मृतभांड संस्कृति इसी काल से संबंधित है। जो गैरिक है और कृष्ण लोहित मृतभांड संस्कृति है वो जो है इसी काल से संबंधित आपकी देखी जाती है। इसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाता है दूसरा, ये हो जाता है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल की तो हमें पता ही है, ऐतिहासिक काल में जो इस काल की जो जानकारी वो साहित्यिक और पुरातात्विक विदेशी लेखकों के वर्णन के जो है यहाँ पर मुख्य स्रोत यहाँ पर माने जाते हैं और पूरा जो लिखित साक्ष्य आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप साहित्य के माध्यम से मान सकते हैं, रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और या जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनके आधार पर भी आपको इनका जो जानकारी है वो उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है हमारा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल जो तांबे का काल हुआ करता था उसके बारे में बात करेंगे।
तो जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्र पाषाणिक काल या फिर कैलकोलिथिक काल कहा जाता है। तो दो चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, दो नाम आपके याद रखने हैं। एक ताम्र पाषाणिक काल हो जाता है, एक आपका हो जाता है कैलकोलिथ काल। ठीक। और जब पत्थर और तांबे को एक साथ मिलाकर, जैसे तांबा है तो तांबे के आगे वाले सिरे को जो है मजबूत करने के लिए जो है एक औजार बनाना है, तो यहाँ पर पत्थर बांधा और इसके पीछे यहाँ पर तांबा, और तांबे से ही जो है इसको यहाँ पर फिट कर दिया, तो ये एक तीर ऐसे बन जाता है। ठीक है। तो जानवरों को शिकार करने के लिए जो है ये आपका बनाया जाता था, इस तरह का औजार जो था ये। ठीक। तो ये किससे मिलकर बना है? पत्थर और तांबे से मिलकर जो है बन जाता था। तो ये किसका मिल जाता है? तो ताम्र पाषाणिक काल कहा जाएगा, या फिर इसको ही कैलकोलिथ काल भी कहा जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग औजारों को बनाने में ही किया गया था। ठीक। जो तांबे का प्रयोग है सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो औजार जितने भी बनते थे उनमें जो है तांबे का प्रयोग किया गया था। और भारत में ताम्रपाषाण अवस्था में मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये अहाड़ और गुलुंद आ जाते हैं, जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है। इसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपका मालवा, कायथा और ऐरन आ जाते हैं, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश है। पश्चिम महाराष्ट्र में आपके दक्षिण पूर्वी भारत, ये सभी जो क्षेत्र आपके देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर तांबे धातु का प्रयोग औजार बनाने में किया जाता है। ठीक है। तो ये आपको समझनी है। ताम्रपाषाण अवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो ये हो जाते हैं। मालवा मृतभांड ताम्रपाषाणिक मृत भांडों में उत्कृष्टतम माने जाते हैं। जो मालवा मृतभांड है और ताम्रपाषाण मृत भांडों में सबसे उत्कृष्टतम माने गए हैं। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा जो स्थल है वो आपका दैमाबाद माना गया। दैमाबाद कहाँ हो जाता है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो दैमाबाद आपका स्थित हो जाता है ये महाराष्ट्र में। ठीक है। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा दैमाबाद। इसके बाद अहाड़ का जो प्राचीन नाम है वो हो जाता है यहाँ पर ताम्बवंती, और इसको जो है तांबा वाली जगह भी कहा जाता है। तांबा वाली जगह या फिर ताम्बवंती। ठीक। दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। तांबा जहाँ मिलता है वो तांबा वाली जगह हो जाएगी, और एक हो जाएगा अहाड़ का यहाँ पर प्राचीन नाम ये बताया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण में रखकर घरों के फर्श के नीचे दफनाया जाता था। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण में रखकर घरों के फर्श के नीचे दफनाया जाता था। कायथा के मृत भांडों पर प्राग हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये मिलता है कायथा के जो मृत भांड है उन पर प्राग हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव भी देखने को मिला है। इसके अलावा हमारा यहाँ पर पॉइंट बनता है, सभी जो ताम्रपाषाण समुदाय थे उनमें चाकों पर बने काले व लाल मृत भांडों का प्रयोग किया करते थे। जो भी आपके थे ताम्रपाषाणी समुदाय थे उन सभी में जो है चाकों पर बने काले और लाल मृत भांडों का प्रयोग वो किया करते थे। इतनी बात आपको यहाँ पर समझनी है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो ताम्र निधि है वो मध्य प्रदेश के गुंग एरिया से प्राप्त हुई है। ताम्र निधि की बात हुई है, सबसे बड़ी जो ताम्र निधि है वो मध्य प्रदेश के गुंग एरिया से प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ पर एक नोट दिया गया है, मनुष्य द्वारा क्रम से तांबा, कांसा और लोह धातुओं का प्रयोग भी किया गया है। ठीक है। तो ये किया गया है मनुष्य द्वारा, सबसे पहले तांबे का, उसके बाद कांसे का, उसके बाद लोहे का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ये क्रम यहाँ पर आपको देखना है, पहले तांबा, दूसरा कांसा और तीसरा हो जाएगा लोहा। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है ताम्रपाषाण जो कालीन स्थल है वो हो जाता है नवदा टोली का उत्खनन HD सांकल्या के द्वारा कराया गया था। तो ताम्रपाषाण कालीन जो नवदा टोली का उत्खनन है वो HD सांकल्या के द्वारा कराया गया था। ठीक है। ये भी आपको समझना है। इसके बाद यहाँ पर हमारी आ जाती है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा में? तो ये हो जाएगा जो सिंधु सभ्यता, ये आद ऐतिहासिक सभ्यता, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जो सिंधु सभ्यता है उसको आद ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है। और यहाँ पर सिंधु सभ्यता का जो काल है वो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है। 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक ये माना गया है। कहीं कहीं पर आपको ये 1750 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। यहाँ 1700 दिया गया है, कहीं कहीं आपको 1750 भी देखने को मिल जाएगा। दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट दिखाए गए हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित जो लाल मृत भांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता मानी जाती है। ठीक है। तो ये हो जाते काले रंग की आकृतियों से चित्रित हो जाते हैं लाल मृत भांड। इसके बाद यहाँ पर एक नोट कहा गया है, सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल है वो हो जाता है हिंडन नदी के किनारे आलमगीर। ठीक। और ये कहाँ हो जाता है? तो जिला मेरठ में हो जाता है, उत्तर प्रदेश के। तो ये हो जाता है आपका सबसे पूर्वी जिला सिंधु सभ्यता का।
इसके बाद सिंधु सभ्यता का पश्चिमी जो पूरा स्थल है ये दास्क नदी के किनारे हो जाता है सुतकांगेडोर यानी बलूचिस्तान में। ठीक, इसके बाद उत्तरी की बात करते हैं तो ये चिनाब नदी के तट पर हो जाता है अखनूर के निकट मांडा, और ये मांडा हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर में, ये हो जाता है चिनाब नदी के तट पर। इसके बाद आ जाती है दक्षिण की बात, तो दक्षिण में आपको ये पूरा स्थल जो देखने को मिलेगा गोदावरी नदी के तट पर हो जाता है दैमाबाद, और ये हो जाता है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है कैसे कैसे, ये आपकी कुछ हड़प्पा सभ्यता मानी जाएगी। सबसे उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका मांडा देखने को मिलता है। सबसे दक्षिण की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका दैमाबाद जो महाराष्ट्र में वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पूर्व की बात करते हैं तो आलमगीरपुर हो जाता है ये मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे। और एक आपका बात करेंगे जो पश्चिमी है तो पश्चिम में आपका सुतकांगेडोर हो जाता है जो आपका बलूचिस्तान में देखने को मिल जाएगा। इस तरह से जो है ये विभाजन किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद यहाँ पर सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें जैसे सड़कें कुछ इस तरह से थी, यानी एक दूसरे को जो है समकोण पर ही काटती थी सड़कें। ठीक, बीच में यहाँ पर बसती थी और ये इस तरह से वहाँ पर सड़कें थी, और ये एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार उसका विस्तार कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है और इनसे आपके एक क्वेश्चन तो बनता है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक पुरा स्थल का उत्खनन है वो गुजरात में किया गया था। सबसे ज़्यादा जो उत्खनन किया गया है वो गुजरात में ही किया गया है, सर्वाधिक पुरा स्थल होगा। इसके बाद सिंधु वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी भी थी। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और यहाँ पर आपको बताया गया है जो सिंधु सभ्यता है उसका जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार हो जाता है। इसके बाद सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये परिपक्व अवस्था में हैं जो वहाँ से बड़े नगर प्राप्त हुए हैं, उनमें ये नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थलों को जो उत्खनन है वो गुजरात में किया गया है। सबसे ज़्यादा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थलों का उत्खनन हुआ है वो हुआ है गुजरात में। इसके बाद सिंधुवासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी के विषय में जानकारी भी थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि किसके बारे में इनको जानकारी नहीं थी, वो भी आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी। और यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, जबकि बैल का मिल जाएगा, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़, इन पशुओं के अंकन आपको उनकी मोहरों पर मिल जाएंगे। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और जो टेराकोटा कलाकृतियाँ हैं उनमें आपको गाय का चित्रण देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ कहा गया लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो एक गोदीवाड़ा मिला है जिसके साक्ष्य मिले हैं आपके लोथल से। हरियाणा के बनावली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। आपसे ये कई बार क्वेश्चन बनता है कि हल की जो प्रतिकृति है वो कहाँ से मिली है, तो ये मिल जाती है आपकी हरियाणा के बनावली से। सैंधव सभ्यता के विशाल स्नानागार और के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से। ठीक, विशाल स्नानागार ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कई बार आपकी परीक्षाओं में बनता है क्वेश्चन, चाहे तो ये क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअल करके दे देगा, चाहे ये क्वेश्चन आपसे सुमेलित करने के लिए दे दिया जाएगा, और या फिर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा विचार करने के लिए। क्वेश्चन को किसी भी तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या आने वाला है। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित यहाँ के लोग नहीं थे। इसके बाद राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास स्थित हो जाएगी राखीगढ़ी। रंगपुर की बात करते हैं जो गुजरात में है, और यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य देखने को मिले हैं। धान की भूसी के साक्ष्य देखने को मिले हैं रंगपुर गुजरात से। रंगपुर से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य भी देखने को मिल जाते हैं। ये कहाँ से मिले, तो ये भी आपके मिले हैं रंगपुर से। इसके बाद सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे।
जो सिंधु घाटी के लोग हैं ये पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। इसका जो प्रमाण है वो मिलता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर, और इस पर योगी की एक आकृति बनी हुई है। इसको पशुपति शिव की जो है कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी हैं और इसके बाईं ओर गैंडा और भैंसा है। तो ये चित्र आपसे पूछे जाते हैं, इन चित्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक यहाँ पर योगी जी बैठे हैं और इसके अगर दाईं ओर की बात करेंगे सीधे हाथ की तरफ यहाँ पर बाघ और हाथी हो जाते हैं, और इसके जो बाईं ओर है बाईं ओर हो जाएंगे इसके आपके गैंडा और भैंसा। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको ये याद रखना है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है और इसमें 3 मुख देखे गए हैं। मार्शल महादेव ने इन्हें रुद्र शिव के नाम से संबोधित किया है, रुद्र शिव के नाम से। सैंधव सभ्यता की जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वो जो है नगरीय सभ्यता थी और बड़ी अच्छी जो है वहाँ पर जो नगर जो बसाया गया था। ठीक है, तो इसलिए जो कहा जाता है वो नगरीय सभ्यता थी और समकोण पर जो है सड़कें काटती थी। लोथल की खोज सर्वप्रथम ये की थी SR राव ने। SR राव के द्वारा जो है ये खोज की गई थी लोथल की सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, और ये कहा जाता है लघु विन्यास के आधार पर। और यहाँ से फारस की मुद्रा भी प्राप्त हुई है। फारस की जो मुद्रा है कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये हो जाती है लोथल से। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो अगला पॉइंट बनता है, राखीगढ़ी सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा पुरस्थल भी माना जाता है। जो आपकी सैंधव सभ्यता है उसका जो सबसे बड़ा पुरस्थल है वो माना जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है, तो राखीगढ़ी हो जाती है आपकी हरियाणा में। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब जो पाकिस्तान में है के तत्कालीन माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का उत्खनन करवाया था। सिंपल सी बात यह है कि जो 1921 में कराया था दयाराम साहनी के द्वारा पंजाब में, और उस समय जो है वो माउंट गोमरी जिले में था रावी नदी के बाएं तट पर, और ये हड़प्पा का जो टीले का उत्खनन करवाया गया था। और ये करवाया था आपका किसका निर्देशन था, तो ये निर्देशन हो जाता है आपका जॉन मार्शल का। जॉन मार्शल के निर्देश पर ये जो है खुदाई कराई गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया था। ये लगाया गया 1922 में, और 1922 में कौन आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं राखलदास बनर्जी 1922 में। ठीक, सिंध प्रांत का हो जाता है लरकाना जिला, और सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित जो है टीले का पता लगाया गया था। इसके बाद यहाँ पर मोहनजोदड़ो, जिसको मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ये कई बार क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, वनडे एग्जाम में काफ़ी ट्रेंड करता है क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। सर्वप्रथम कपास का जो उत्पादन है वो किया गया था भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के उत्पादन के प्रमाण भी देखने को मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। जो सूती वस्त्र की प्राप्ति हुई है ये हुई है आपकी मोहनजोदड़ो से, सूती वस्त्र के साक्ष्य की। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले, कुबड़ किसको कहा जाता है, जो उनके यहाँ पर होती है इस तरह से यहाँ पर ये बैल बनते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर लगा होता है उनके वो होता है कुबड़ वाले बैल। ठीक है, कुबड़ उनके ऊपर लगी होती है, और कुबड़ वाले बैल की जो आकृति है, आकृति वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक जो अंकन मिला है वो मिला है एक श्रृंगी पशु का। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का अंकन मिलता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मिली है, ये भी एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कांसे की जो नर्तकी है वो कहाँ से मिली है, तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। इसका आकार की बात करते हैं तो 10.5 गुना 5 गुना 2.5 सेंटीमीटर की ये जो मूर्ति है वो हो जाती है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से पुजारी की धड़ वाली मूर्ति भी प्राप्त हुई है। पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है धड़ वाली। और मोहनजोदड़ो से अन्नगार का जो प्राप्त हुआ है, अन्नगार भी मिला है मोहनजोदड़ो से, और यह सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत भी मानी जा रही है इस समय। ठीक है, सैंधव सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत है वो हो जाती है मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है अन्नगार। कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटों के जो प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा
बंगा से। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। वर्गाकार ईंटें चंद्रजोड़ों से मिली हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? तो एक आपके लोथल से और एक आपके कालीबंगा से, दोनों जगह से आपके अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसके मध्य स्थित स्नाना कुंड की जो लंबाई है वो हो जाती है 11.88 मीटर, चौड़ाई हो जाती है इसकी 7.01 मीटर और गहराई हो जाती है 2.43 मीटर। ये इसका जो आपका डायमीटर है ये आपको याद रखना है। लोथल और चंद्रहुदड़ो से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। जो लोथल है और आपका चंद्रहुदड़ो है, यहाँ से मन के बनाने के कारखाने भी देखने को मिले हैं। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में एजीटीज उठाकर पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप वनडे एग्जाम की बात करेंगे, चाहे आप प्री और मेंस की बात करेंगे, सभी में जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, यानी इसमें भाव दिखाए गए हैं, काम करते हुए दिखाए गए हैं, या फिर आपके ऐसा दिखाया गया है, देखते ही आपकी समझ में आ जाएगा कि ये क्या करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये भाव चित्रात्मक जो है वहाँ पर लिपि देखने को मिली है सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के वासियों के नगरों और घरों का जो विन्यास है वो ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी वहाँ पर। ठीक, तो ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी सिंधु वासियों ने अपने घरों को बनाने के लिए। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर ये खुलते थे गली की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये आपका रास्ता है, तो आपका जो मकान है यहाँ पर है, तो इसका जो गेट होगा वो इधर को नहीं होगा, इसका गेट होगा यहाँ पर। ठीक, इधर से फिर यहाँ पर घूम के जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से था। मुख्य सड़क की ओर जो है वो नहीं खुलते थे, वो खुलते थे आपके पीछे गलियों की तरफ। इसके बाद लोथल एकमात्र ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो ये केवल लोथल में ऐसा था। लोथल एक ऐसा नगर था जिसके दरवाजे खुले हैं मुख्य सड़क की तरफ। और सिंधु सभ्यता में जो सिंधु सभ्यता की फसल है, सिंधु सभ्यता में मुख्यतः फसल हो जाती है वो गेहूँ और जौ की फसल हो जाती है। ये सबसे पहले जो है मिल जाती है देखने को, गेहूँ और जौ की फसल सिंधु सभ्यता में। रंगपुर लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें धान की खेती होने का प्रमाण भी मिलता है। इसके अलावा तौल की जो इकाई है वो 16 के अनुपात में थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तौल की जो इकाई है वो संभवतः 16 के अनुपात में थी उस समय। सेंधावासी यातायात के लिए 2 व 4 पहिए वाले बैलगाड़ी या फिर भैंसा गाड़ी का प्रयोग भी करते थे। जो सेंधावासी थे वो 2 या 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का प्रयोग भी करते थे। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट बनता है तो ये बनता है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है। जो मेलुहा है उस शब्द का प्रयोग मिला है और इसका आशय हो जाता है सिंधु सभ्यता से इसका आशय है। ठीक है, ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आपका मेसोपोटामिया के अभिलेखों में। हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। जो हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था वो था वणिक वर्ग के हाथों में। इसके बाद नोट करेंगे यहाँ पर पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। आपसे पूछा जाएगा कौन से वो 2 नगर हो जाते हैं जिनको जुड़वा राजधानी कहा जाता है साम्राज्य की। तो ये कहा गया है पिगट के द्वारा, और ये जो शहर हैं ये हो जाते हैं एक आपका हड़प्पा और दूसरा हो जाता है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता वासी मातृ देवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजते हैं। मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, ये सभी जो है वहाँ पर पूजा इनकी होती थी। इसके बाद स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था और इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान भी लगाया जाता है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह हो जाता है हड़प्पा सभ्यता में ये प्रचलित था और इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान भी लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष देखने को नहीं मिले हैं। ये बात है कि पूजा तो होती थी, पूजा वो लोग करते थे, लेकिन मंदिरों के जो अवशेष हैं वो वहाँ पर नहीं मिले हैं। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक, मातृ देवी की जो पूजा है वो सर्वाधिक प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता में विशेष पूजनीय था और स्त्री मरण मूर्तियां अधिक संख्या में मिलने से के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो है वो मात्र सत्तात्मक रहा होगा। ये जो है अनुमान वहाँ पर लगाया जाता है। सिंधुवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग भी करते थे। सूती वस्त्रों का और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे सिंधुवासी। और सिंधु सभ्यता में मनोरंजन के प्रमुख साधन शिकार था।
पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ थी, चौपट थी और पासा खेलना। ये सभी जो है उस समय के मनोरंजन के साधन थे। जैसे आजकल के माहौल में मनोरंजन का साधन है रील्स देखना, ठीक है, ऊपर करते रहो ऊपर करते रहो, ठीक। तो उसी तरह से जो है उस समय काफ़ी सारे साधन थे मनोरंजन के। इसके बाद कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन शहर है जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। एक ही टीला हो जाता है कालीबंगा का, इसके जो दोनों सिरे हैं वो रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं, यानी रक्षा के लिए जो यहाँ पर ये बनाए गए हैं। इसके बाद शवों को जलाने और गाड़ने की प्रथाएं अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थी। शवों को गाड़ा भी जाता था और शवों का अंतिम संस्कार भी किया जाता था, जलाया भी जाता था, ठीक है। तो ये सभी जो है देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी, ठीक, ऐसा वहाँ पर देखा गया है। लोथल से 3 और कालीबंगा से एक युगल समाधियों के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। युगल समाधियों के साक्ष्य देखने को मिले हैं लोथल से। सैंधव सभ्यता के विनाश हेतु जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और सूखा को मुख्य कारण माना जाता है। हालांकि सभी ने जो है अपने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं, ठीक है। किसी विद्वान ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, तो सबके अपने अपने तर्क हैं। और क्या क्या तर्क हो जाते हैं ये भी थोड़ा सा हमें जान लेना चाहिए। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण उनको मानने वाले जो विद्वान है वो क्या क्या मानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कहा गया है जो जलवायु परिवर्तन माना जाता है, उनकी जो विनाश हुआ है उस सभ्यता का, ठीक है। तो ये हुआ है जो पतन हुआ है उस सभ्यता का, तो जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ, ये कहा गया है ऑरेल स्टाइन के द्वारा। एम.आर. साहनी ने कहा है कि ये जो है भूतात्विक परिवर्तन के कारण हुआ है। कैनेडी ने कहा है कि ये जो है प्राकृतिक आपदा आई थी उस समय, उस वजह से जो है इनका पतन हो गया है। मैके और मार्शल ने कहा कि बाढ़ आई होगी, उस वजह से इनका पतन हो गया है। गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर ने कहा कि आर्यों का आक्रमण हुआ था, उस समय जो है सारे वहाँ पर जो है इस वजह से उनका पतन हो जाता है। और जॉन मार्शल ने कहा कि प्रशासनिक जो शिथिलता थी इस वजह से जो है उनका पतन हो गया है। तो सारे आपको याद रखने, आपसे कोई सा भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ बनती है इंपॉर्टेंट, हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे जो बसे नगर हैं। तो एक तरफ आपके नाम दिए गए, एक तरफ आपकी नदियाँ दी गई हैं। तो हड़प्पा ये हो जाता है आपका रावी नदी के किनारे, रोपड़ हो जाता है सतलज नदी के किनारे, लोथल हो जाता है भोगवा नदी के किनारे, सुतकागो हो जाता है सादीकोर के, रंगपुर हो जाता है भादर नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हो जाता है हिंडन नदी के किनारे मेरठ में, और कोट दीजी हो जाता है ये भी सिंधु नदी के किनारे पर। इसके बाद यहाँ पर कुछ और दिखाए गए हैं, जैसे कुनाल है, तो कुनाल हो जाता है सरस्वती नदी के किनारे, बनावली भी सरस्वती नदी के किनारे, और भगवानपुरा भी सरस्वती नदी के किनारे हो जाएगा। आमली हो जाता है सिंधु नदी के किनारे, चंदुडोलो हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे, मांडा हो जाता है चिनाब नदी के किनारे, दैमाबाद, परवरा और राखीगढ़ी जो है ये घग्गर नदी के किनारे देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट हो जाता है जो प्रमुख धातु और प्राप्ति स्थल, धातु की जो प्राप्ति है, जो प्रमुख स्थल है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो तांबे की सबसे पहले बात करेंगे, जो कच्चा माल है ये, ठीक है। तांबा कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता था खेतड़ी, राजस्थान और बलूचिस्तान से। इसके बाद तो लाजवर्द है, तो लाजवर्द देखने को मिलेगा बदखां अफगानिस्तान से, फिरोजा और टिन ये ईरान से देखने को मिल जाएगा। चांदी की बात करते हैं तो राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से अफगानिस्तान और ईरान में देखने को मिल जाता है चांदी। सीसा देखने को मिलता है आपका अफगानिस्तान में, शिलाजीत मिलती थी आपकी हिमालय में, और गोमेद मिलता था आपका गुजरात में, ठीक है। तो ये सारे जो है वहाँ पर स्थित हो जाते हैं। इसके बाद सैंधव सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, उत्खननकर्ता और उनकी वर्तमान स्थिति कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ उनके स्थल, उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले कहा जाता है एक आपके स्थल दिए गए हैं, फिर आपके उत्खननकर्ता, वर्ष भी दिया गया है और वर्तमान स्थिति भी आपको दिखाई गई है। तो सबसे पहले यहाँ हो जाता है हड़प्पा, ये स्थल है, और हड़प्पा के जो उत्खननकर्ता हैं ये हो जाते हैं दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। कब की बात है, तो ये बात हो जाती है 1921 से, और 1921 की बात हो जाती है, और वर्तमान स्थिति हो जाती है इसकी साहिवाल जनपद। माधवोत्सव की बात करेंगे तो ये आपके 1926 से 27 में हो जाते हैं, और ये वर्तमान स्थिति हो जाती है यहाँ पर पाकिस्तान में। इसके बाद मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये राखलदास बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है, 1922 में इसका उत्खनन किया जाता है। और ये कहाँ स्थित हो जाता है, तो लरकाना जो सिंध प्रांत हो जाता है पाकिस्तान में।
इसके बाद यहाँ हो जाता है जो चंद हुदड़ो, तो ये इसके जो उत्खनन करता वो हो जाते हैं NG मजूमदार। 1931 में इसका उत्खनन किया जाता है और ये स्थित हो जाता है सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कालीबंगा की बात करते हैं तो इसके उत्खनन जो करता है वो हो जाता है BB लाल और BK थापर। 1961 से 1969 में इसका उत्खनन होता है और इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो हो जाएगी हनुमानगढ़ राजस्थान में। अगला हमारा एक और बनता है यहाँ पर कोट दीजी, तो कोट दीजी के जो उत्खनन करते हैं वो हो जाते हैं फजल अहमद। 1957-58 में इसका उत्खनन हो जाता है। खैरपुर सिंध प्रांत में देखने को आपको ये मिल जाएगा। रंगपुर की बात करते हैं तो SR राव इसके उत्खनन करता हो जाते हैं। 1934-35 में इसका उत्खनन किया जाता है और ये स्थित हो जाएगा सुरेंद्र नगर गुजरात में। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है जो रोपड़ है, तो रोपड़ की जो उत्खनन करता है ये हो जाते हैं यज्ञदत्त शर्मा। 1953 से और 55 में जो है यज्ञदत्त शर्मा इसका उत्खनन कराते हैं और ये हो जाएगा रूपनगर पंजाब में। इसके बाद हमारा लोथल आ जाता है, तो लोथल की खोज की गई है SR राव के द्वारा। 1954-55 में की गई है और अहमदाबाद गुजरात में ये की गई है। इसके बाद बात आ जाती है आलमगीरपुर की। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा आलमगीरपुर की खोज की गई है 1958 में और ये की गई है मेरठ उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आ जाता है सूतकांगीडोर, ये हो जाता है ऑरेल स्टाइन और जॉर्ज डेल्स के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है 1927 से 1962 तक और वर्तमान में ये हो जाता है मकरान समुद्र तट पर हो जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है, वर्तमान इसकी स्थिति ये हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा बनता है अगला क्वेश्चन बनावली, तो बनावली जो है रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा उत्खनन किया जाता है। 1974 और 77 में जो इसका उत्खनन किया जाता है फतेहाबाद हरियाणा में साइट देखने को मिल जाएगी। लास्ट होता है हमारा धोलावीरा। JP जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी जो उत्खनन किया जाता है 1967-68 में और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया जाता है 1990 से 91 में। कच्छ गुजरात में देखने को ये साइट आपको मिल जाएगी। हमारा जो अगला टॉपिक हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पर वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले आपकी सिंधु सभ्यता आई है, उसके बाद आपका वैदिक सभ्यता का विकास हुआ है। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 भाग कौन कौन से हैं, तो एक हो जाता है ऋग्वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल इसको कहा जाएगा। ये हो जाता है 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका उत्तर वैदिक काल, ये हो जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का ये काल माना जाता है। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक ऋग्वैदिक काल और एक आपका उत्तर वैदिक काल। और यहाँ पर समझेंगे इनके बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाता है हमारा जो ऋग्वैदिक काल है, तो ऋग्वैदिक काल हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व के मध्य का काल। इसके बाद वैदिक सभ्यता वासियों को आर्य कहा जाता है। जो वैदिक सभ्यता वासी हैं उनको आर्य कहा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पहला ही बन गया है। आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था, यह आपको पता होना चाहिए। जो आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। कई बार ये क्वेश्चन आपसे बनता है आपकी परीक्षा में, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या फिर कुलीन हो जाएगा। वैदिक कालीन सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो वैदिक कालीन सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता हो जाती है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्यों की जो भाषा है ये हो जाती है संस्कृत। वैदिक सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत में वेद आ जाते हैं। जो वैदिक सभ्यता की जानकारी जहाँ से मिलती है उसमें आपके वेद सबसे पहले आ जाएंगे। वेदों के आधार पर ही इस सभ्यता का नामकरण हुआ है और इसको कहा गया है वैदिक युग कर दिया गया है। इसके वेदों के आधार पर इस सभ्यता का जो नामकरण है वो कर दिया गया है वैदिक युग। ठीक है, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। इसके बाद वेदों की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, तो 4 संख्या हो जाती है वेदों की। सबसे पहले आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक आपका अथर्ववेद। ठीक, क्वेश्चन आपके क्या क्या बनते हैं, पहले तो आपको इनका क्रम लगाना पड़ता है। तो क्रम आपका ये है RYS से यानी राइजा। और अगर आप इसको यहाँ से हटा देंगे, ए यहाँ से आप हटा देंगे तो ये बन जाता है जो वेद त्रय में शामिल हैं 3 वेद।
ठीक है। तो वेद त्रय में कौन कौन से वेद शामिल हैं? तो सबसे पहले ऋग्वेद है, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद जो है इसमें नहीं शामिल होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। वेद, उपवेद और उनके पुरोहित, तो कौन कौन से हो जाते हैं ये भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो हो जाता है आयुर्वेद। ठीक है, तो ऋषि क्या करते थे? ऋषि जो है आयुर्वेद से अपना काम चला लेते थे, तो इसलिए ऋषियों से संबंधित हो जाएगा आपका आयुर्वेद। और ये याद करने की एक ट्रिक है, ऋग्वेद आयुर्वेद से संबंधित हो जाएगा और पुरोहित होता है इसका होता इसका पुरोहित हो जाएगा। यजुर्वेद हो जाएगा, इसका जो उपवेद है ये हो जाता है धनुर्वेद। जब यज्ञ करते थे तो धनुष चलाते थे, इस तरह से धनुर्वेद याद रख सकते हैं। और अर्धव्यू जो है इसका पुरोहित हो जाता है अधर्व्यू। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सामवेद की बात की गई है तो सामवेद हो जाता है गंधर्व वेद, इसका उपवेद हो जाएगा। सामवेद का उपवेद हो जाता है गंधर्व वेद और इसका जो पुरोहित है वो हो जाता है उद्गाता। अथर्ववेद की बात की गई है तो इसका जो उपवेद है वो हो जाता है शिल्पवेद और ब्रह्मा हो जाते हैं इसके पुरोहित। इसके अलावा चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। चारों वेद को एक जगह सम्मिलित कर देंगे तो उनको कहा जाएगा संहिता। और वेदों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्राचीन जो है वो हो जाता है ऋग्वेद। जो आपके चारों वेद हैं उनमें जो सबसे आपका महत्वपूर्ण है और सबसे प्राचीन है वो आपका ऋग्वेद माना जाएगा। ऋग्वेद की रचना ऋग्वेदिक काल में हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो ऋग्वेद है उसकी जो रचना है वो ऋग्वेदिक काल में हुई है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रय भी कहा जाता है। तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं, RYSA। ठीक है, अगर यहाँ से आप अथर्ववेद को हटा देंगे तो ये राजा जो है आपका शामिल हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रय इनको कहा जाता है। ठीक है, तो वेद त्रय में कितने वेद शामिल है? तो 3 वेद शामिल हो जाएंगे वेद त्रय में। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में वर्ण शब्द के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन में अर्थ में ये प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख किया गया है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाते हैं। प्रारंभ की बात करते हैं, 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द भी देखने को मिल जाता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किसका कौन सा शब्द देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा शूद्र। ये 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है, ऐसा भी कहा जाता है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख भी माना जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या हो जाएगा? तो ऋग्वेद में ऋषि होते हैं सारे, तो वो सब जो है देवताओं की स्तुति वहाँ पर मानी जाएगी। यजुर्वेद में यज्ञ करेंगे, कर्मकांड करेंगे और सामवेद में जो है संगीत से संबंधित ये हो जाएगा आपका सामवेद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद में 10 मंडल हो जाते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ भी देखने को मिलेंगी। पहला और 10वां मंडल ये आपका नवीनतम है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता हो जाते हैं विश्वामित्र। ठीक, तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल के जो रचयिता हैं वो विश्वामित्र हो जाते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ये तृतीय मंडल में मिलता है देखने को। ठीक है, तो गायत्री मंत्र है ये तृतीय मंडल में देखने को मिल जाएगा। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता में मिलती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद की जो अनेक बातें हैं वो अवेस्ता में देखने को मिल जाएंगी। अवेस्ता ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है, ये आपको पता होना चाहिए। और ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को, 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। तो सबसे ज़्यादा 250 है, ये आपके हो जाते हैं इंद्र को समर्पित। इससे कम 200 हो जाएंगे जो अग्नि को समर्पित है। इसके अलावा ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो सोम को समर्पित हो जाएगा। ऋग्वेद का नया जो नवा मंडल है, 9वां मंडल है, ये आपका सोम को समर्पित है। कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे बनता है। और ऋग्वेद में सोम का 144 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में किया गया है सोम का 144 बार उल्लेख। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। इसके बाद यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो उल्लेख है वो यजुर्वेद में मिलता है, ऐसा भी कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक आपका शुक्ल यजुर्वेद और एक हो जाता है कृष्ण
यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के दो भाग हो जाएंगे, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेही संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो वाजस्नेही संहिता किसको कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा जो यजुर्वेद के दो भाग है उनमें से एक भाग है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद उसको जो है वाजस्नेही संहिता कहा जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है और कृष्ण यजुर्वेद पद और गद्य दोनों में देखने को मिल जाएगा। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है ये हो जाता है ईशोपनिषद। जो यजुर्वेद है उसका जो अंतिम भाग है वो हो जाता है ईशोपनिषद। ठीक, और इसका जो संबंध है वो हो जाता है यागिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से इसका संबंध हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपने समझ लिया। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है और जो कृष्ण है ये आपका दोनों में मिल जाएगा। सामवेद में कुल 1875 छंद है, यानी 1875 छंद है, जिनमें 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है और सामवेद की जो मुख्य 3 शाखाएं हैं उनमें कोथुमा देखने को मिलेगी, राणाय नीय देखने को मिलेगा और एक आपका जैमिनीय देखने को मिल जाएगा। तो 3 शाखाएं हो जाएंगी आपकी सामवेद की। 3 शाखाएं हैं, कोथुमा, राणानीय और जैमिनीय। अथर्ववेद की बात करते हैं तो इसमें कुल 20 अध्याय हैं, 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं आपके अथर्ववेद में। इनमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और इसमें तंत्र मंत्र वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। ये कुल, ग्रह, ग्राम, विश और जन के रूप में देखने को मिल जाती थी। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई है जिसमें आपके कुल, ग्रह, ग्राम, विश, जन ये सभी देखने को मिलते थे। ग्राम की मुखिया ग्रामणी, विश का प्रधान विशपति और जन का जो शासक है वो राजन कहलाता था। ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा आपसे। ग्राम का जो मुखिया है उसको ग्रामीणी कहा जाएगा, विश का जो प्रधान है उसको विशपति कहा जाएगा और जन का जो शासक है उसको राजन कहा जाएगा। ऋग्वेदिक काल में पुरोहित और सेनानी प्रमुख राज्य अधिकारी माने जाते थे। तो ये ऋग्वेदिक काल की बात है। रत्नियों की संख्या की बात करते हैं तो 12 थी, जो सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीणी, छति, संग्रहिता, बागदूत, अक्षवा, पालागल और गोवीकर्ता, ये हो जाती हैं आपकी रत्नियों की संख्या। रत्नी राज्याभिषेक के अवसर पर जो है उपस्थित रहते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वाज्रपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। जो वाज्रपति है ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था। विदर्भ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, विदर्भ। अथर्ववेद में सभा और समिति 2 प्रजापति की 2 पुत्रियां इनको कहा गया है। तो ये अथर्ववेद में कहा जाता है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन बना है आपका, सभा और समिति को प्रजापुत्र की 2 पुत्रियां किस में कहा गया है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। सभा की बात करते हैं तो सभा जो है ये आपकी वृद्ध और अभिजात जो है सम्राट लोगों की संस्था थी। तो जो सभा है ये हो जाती है आपकी श्रेष्ठ लोगों की और अभिजात जो है ये हो जाती है सम्राट लोगों की। इसके अलावा समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था जो सामान्य जनता के प्रतिनिधियों वाली सभा हो जाती है, समिति। इसके बाद राजा की नियुक्ति और उसको पद से जो है पद पर रखने और पद पर हटाने का जो काम है उस पर नियंत्रण रखने का कार्य भी करती थी समिति। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था और ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां तथा सभा और समिति में भाग लेती थी। तो ये कहा जाता है स्त्रियों के बारे में, स्त्रियां जो है सभा और समिति में भाग लेती थी ऋग्वैदिक काल में। दास राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में 7वें मंडल में मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह युद्ध परुशनी जो वर्तमान में रावी नदी है उसके तट पर सुदास और 10 जनों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। उपनिषद की बात करते हैं तो दर्शन पर आधारित ये पुस्तक हो जाती है उपनिषद। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों के प्रथम बार मोक्ष की चर्चा भी मिलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर वैदिक युगीन जो आपकी सभ्यता हो जाती है, ये शब्दावलियाँ और इनके अर्थ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, अगन्य, यानी वध न करने योग्य अर्थात गाय, ये कहा जाता है अगन्य। दिहिति यानी दूध दुहने वाली अर्थात पुत्री, ठीक है, इसको कहा जाता है दिहिति। उर्वरा ये कहा जाता था जुते हुए खेत को।
इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाए गए हैं। तो इनको कहा जाएगा, लांगल कहा जाता था हल को, वृक कहा जाता था बैल को, यव कहा जाता था जौ को, बार बार पूछा जाता है। गोधूम भी पूछा जाता है, गेहूं को कहा जाता था। हिरण्य और स्वर्ण ये सोने को कहा जाता था। इसके बाद करीश की बात करते हैं तो करीश कहा जाता है गोबर की खाद को। बेकनाट की बात करते हो तो ऋण देकर ब्याज लेने वाला गर्ग। तंदुल हो जाता है धान और ब्रीवी हो जाता है चावल। ठीक, तो ये भी आपसे पूछे जाएंगे। धान किसको कहा जाता है? तंदुल को। और चावल कहा जाता है ब्रीवी को। इसके बाद यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, ये कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। यम और नचिकेता का जो संवाद है किस में देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिल जाएगा कठोपनिषद में। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख भी प्राप्त होता है। और विदे के राजा जनक, पांचाल के राजा महापरवाण जमाली और कैकेय के राजा अशुपति और काशी के राजा अजातशत्रु थे उस समय। ठीक है, ये प्रमुख राजा हो जाते हैं। वैदिक संहिताओं का जो सही क्रम है उसमें वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद देखने को मिल जाते हैं। ये हो जाता है यहाँ पर इसका सही क्रम। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख जो है ये सिंधु नदी का हुआ है। तो ऋग्वेद में हुआ है सर्वाधिक बार उल्लेख, तो ये हुआ है सिंधु नदी का। सरस्वती की बात करते हैं तो सरस्वती ये हो जाती है ऋग्वेदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। और सरस्वती को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे बनता है, सरस्वती को किस किस नाम से जाना जाता था? तो ये माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से जाना जाता था सरस्वती को। ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा, काबुल, कुरुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल और सुवास्तु जो है स्वात नदियों, ये आपकी अफगानिस्तान में बहती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कुंभा से क्वेश्चन बनता है आपका, कुरुमु से भी क्वेश्चन बना है और गोमती जो गोमल है उससे भी क्वेश्चन आपका बनता है। यहाँ बात करेंगे आश्रम व्यवस्था की, तो इसमें ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ है। ठीक है, तो 4 जो आश्रम व्यवस्थाएं बताई गई हैं। 25 साल तक आप ब्रह्मचार्य रहेंगे, 26 से जो है 50 साल तक गृहस्थ में चले जाएंगे और 51 से 75 तक आप वानप्रस्थ रहेंगे और 76 से जो 100 साल तक आप संन्यास में चले जाएंगे। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जापाल उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है कि केवल 3 आश्रमों का जो उल्लेख है वो किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है छांदोग्य उपनिषद में। और जो 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है वो किस में किया गया है? तो वो किया गया है जापाली उपनिषद में। इसके बाद वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में ऋत, जिसको नैतिक व्यवस्था का प्रधान भी माना जाता है, ये माना जाता है वरुण देवता को। और नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को ऋत ईश्य गोपा भी कहा जाता है। आपका क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि ऋतस्य गोपा किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका वरुण को। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित भी माना जाता है। जो वैदिक देवता है उनका पुरोहित माना जाएगा बृहस्पति को। वैदिक साहित्य में ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोपा, घोषा, विश्वारा, लोपमुद्रा आदि। ये सभी जो है वेद मंत्रों की रचना इनके द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। जो लोपामुद्रा है वो ऋषि अगस्त्य की पत्नी हो जाती है। आर्यों का जो समाज है वो पितृ प्रधान हो जाता है। आर्यों का समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या फिर कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और जिसे कुलप कहा जाता था। इसके अलावा स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी और बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन उस समय नहीं था। विधवा विवाह, जो विधवा है अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर के साथ विवाह कर सकती थी, इसे नियोग विवाह माना जाता था। ठीक है, तो ये हो जाता है विधवा जो है अपने मृतक पति के छोटे भाई के साथ विवाह कर सकती थी, इसको नियोग विवाह के नाम से जाना जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं थी उनको अमाजु कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आपका बना है आपकी परीक्षा में। अमाजु किसको कहा जाता था? तो अमाजु कहा जाता था आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को। और आर्यों का जो प्रिय पेय पदार्थ है ये कहा जाता था सोमरस। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जिनमें आपके आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे।
तीन प्रकार के, एक वास, एक अधिवास और एक आपका निवी। तो तीन प्रकार के वस्त्रों का जो है उपयोग करते थे आपके आर्य। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे, उनमें रथ घोड़ थी, घुड़दौड़, संगीत और धूत क्रीड़ा। ठीक है, ये हो जाते हैं जब आर्य जो है मनोरंजन के लिए जाते थे। पशुपालन और कृषि कृषि जो है आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। आर्यों का जो प्रिय पशु है वो घोड़ा है, ये भी कई बार आपका क्वेश्चन बनता है। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता ये इंद्र माने जाते हैं। और ऋग्वेद काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, तो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे ऋग्वेदिक काल के लोग। उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस की चर्चा भी देखने को मिलती है। इसके बाद लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। जो लेन देन है, लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ब्याज पर ऋण देने वाले व्यक्ति को वेकनाट, सूदखोर कहा जाता था। और व्यापार वाणिज्य का जो कार्य है वो पनी वर्ग के लोग करते थे। तो व्यापार और वाणिज्य का कार्य कौन करेगा, तो ये करेगा पनी वर्ग के लोग। अग्नि की पूजा मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। यानी अग्नि की पूजा करते थे तो अग्नि जो है हमें देवता के जो है देवता से मिला देती थी आपकी मनुष्य। तो मनुष्य और देवता के जो बीच की जो मध्यस्थता की भूमिका निभाती थी, तो ये हो जाते हैं आपके अग्नि देवता। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट बनता है, ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। तो ये बात कही गई है ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद का गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ और यमुना नदी का हुआ है 3 बार उल्लेख। यहाँ बात करेंगे मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। कहाँ की गई है, तो मुंडकोपनिषद से यज्ञ की जो तुलना है वो टूटी हुई नाव से की गई है। भारत का आदर्श वाक्य ये कौन सा हो जाता है, तो भारत का जो आदर्श वाक्य है, जो मोटो है, ये हो जाता है सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, भारत का हो जाता है ये आदर्श वाक्य। इसके बाद वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्कों को निष्क कहा जाता था। तो वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्कों को निष्क कहा जाता था। और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी माना जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट बनता है वैदिक कालीन जो संहिता होती है। तो वैदिक कालीन संहिता है, क्या क्या इनसे बनते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला आपको ऋग्वेद देख लेना है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है वो हो जाते हैं ऐत्रेय और कोशितकी। अरण्य कौन से हो जाते हैं, तो ऐत्रेय और कोशितकी अरण्य हो जाएंगे। और उपनिषद भी इसके हो जाते हैं ऐत्रेय और कोशितकी। इसके बाद यहाँ पर बात की गई है सामवेद की। तो इसके जो ब्राह्मण है वो तांडव और जैमिनी हो जाएंगे। अरण्यक हो जाते हैं जामिनी और छांदोग्य। और उपनिषद हो जाते हैं छांदोग्य, जो सबसे प्राचीन जैमिनी भी माना जाता है। तीसरा हो जाता है हमारा यजुर्वेद। तो ब्राह्मण हो जाता है इसका तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण हो जाता है, जो सबसे बड़ा माना जाता है। और इसके जो अरण्यक है वो हो जाते हैं आपके तैत्रीय और शतपथ। ठीक, और इसके बाद इसके जो उपनिषद है वो हो जाते हैं वृहदारक और कठोपनिषद। इस तरह बात की गई है अथर्ववेद की, तो इसका ब्राह्मण हो जाता है गोपथ ब्राह्मण। और इसके जो आपके उपनिषद है वो मुंडकोपनिषद और मांडव्योपनिषद हो जाते हैं, जो सबसे छोटे माने जाते हैं। तो सबसे बड़ा भी आपसे पूछा जाएगा तैत्रीय, ये सबसे बड़ा हो जाता है आपका शतपथ ब्राह्मण। और सबसे छोटा हो जाता है आपका मांडव्य उपनिषद। इसके बाद पुरुष मेघ का जो उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ये हुआ है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द का जो तादाम्य जो से स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द का जो तादाम्य है ये हो जाता है जो से। ऋग्वेद में मूल लिपि ये ब्राह्मी लिपि हो जाती है, ऋग्वेद की मूल लिपि। ऐत्रेय और कोशितकी ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, तो ऐत्रेय और कोशितकी हो जाते हैं ये ऋग्वेद के। जंगल की देवी कहा जाता है अरण्यानी को। ठीक है, अरण्यानी हो जाती है जंगल की देवी। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है जो ऋग्वेद कालीन नदियाँ। तो ऋग्वेद कालीन नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं और इनके सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्राचीन नाम और एक तरफ आपकी दिए गए हैं आधुनिक नाम। तो कुर्मु कहा जाता है, जो आधुनिक नाम है वो कुर्रम हो जाएगा। वितिस्ता कहा जाता है झेलम को। परुष्णी कहा जाता है रावी को। विपाशा कहा जाता है व्यास को।
दृष्टि कहा जाता है ये आपकी घग्गर नदी को। इसके बाद सुवास्तु कहा जाता है सुवात नदी को। कुंभा कहा जाता है काबुल में काबुल नदी को। अस्कनी कहा जाता है चिनाब नदी को। शतुद्री हो जाती है सतलज। सदा नेत्रा हो जाती है गंडक और गोमती हो जाती है आपकी गोमल। इसके बाद यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखाए गए जिनमें ऋग्वेदिक कालीन जो देवता हैं, तो ऋग्वेदिक कालीन देवताओं में सबसे पहले देखने को मिलते हैं आपके इंद्र, और युद्ध का नेता और वर्षा का देवता इनको माना जाता है। इसके बाद आ जाती है अग्नि देवता। तो देवता और मनुष्य के बीच जो है मध्यस्थता कराने वाले ये हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं वरुण। तो आकाश, पृथ्वी, सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जंगल का नियंता, देवताओं का पोषक, ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक और ऋतु परिवर्तन और दिन रात कराने वाला, ये हो जाता है आपका वरुण। इसके बाद अगला हमारा बनता है धो। दो हो जाता है ये आकाश के देवता इनको कहा जाता है। सोम कहा जाता है ये वनस्पति के देवता हो जाते हैं सोम। पूषा की बात करेंगे तो ये प्रगति एवं उत्थान की देवी इसको कहा जाएगा। अश्विन हो जाता है विपत्तियों से को हरने वाले देवता। पूषण की बात की गई तो पशुओं का देवता कहा जाता है पूषण को। ठीक है, सारे आपको याद रखने, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल पर अभी हाल फिलहाल में 2 मैराथन अपलोड हुई हैं। एक आपकी इंडियन पॉलिटी की 7 से 8 घंटे की वो मैराथन है, और बड़ी इंपॉर्टेंट वो मैराथन है। सारे क्वेश्चन आप वहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएंगे आपको। और एक जो मैराथन है वो हो जाती है इंडियन ज्योग्राफी की। ठीक है, तो दोनों मैराथन को आपको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमारे से कहा गया है पूषण। तो पूषण हो जाता है पशुओं के देवता को पूषण कहा जाएगा। विष्णु कहा जाता है विश्व के संरक्षण और पालन करता। मारुत की बात की गई तो आंधी और तूफान का देवता हो जाता है मरुत। रुद्र की बात की गई तो असुरी शक्तियों का दमन करने वाला इसको कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट बनता है शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लवन कथा, पुरुर्वा उर्वशी आख्यान और पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन है। तो ये किस में हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद गोत्र प्रथा की जो शुरुआत है उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। गोत्र प्रथा की शुरुआत वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते हैं। इसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की जो उत्पत्ति का सिद्धांत भी देखने को मिल जाएगा। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में राजा परीक्षित को कहा गया है मृत्युलोक का देवता। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धनांगिनी कहा गया है। तो पति की अर्धनांगिनी कहा गया है पत्नी को, तो ये कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। इसमें पहला हो जाता है जो ब्रह्मयज्ञ, फिर हो जाता है देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ। तो 5 यज्ञ का जो है अनुष्ठान करना पड़ता था गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को। इसके बाद वृहदारण्यक जो उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद का उल्लेख भी देखने को मिल जाएगा वृहदारण्यक उपनिषद में। वैदिक काल में गाय को अगन्य माना जाता है, जो मारे जाने योग्य नहीं है उसको कहा जाता है अगन्य। और गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गृह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा जो उत्तर वैदिक काल। इसके बाद आ जाता है हमारा जो उत्तर वैदिक काल है। तो उत्तर वैदिक काल ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक देखने को आपको मिल जाएगा उत्तर वैदिक काल। और इसमें उत्तर वैदिक काल का जो इतिहास है मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषदों के ग्रंथों पर ये आधारित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है उत्तर वैदिक काल। इस काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था। जब राजा का राज्याभिषेक होता था उस समय जो है राजसूय यज्ञ का आयोजन भी किया जाता था। और इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। इस काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। जो उत्तर वैदिक काल है उसके जो लोग हैं वो लोहे के हथियारों का प्रयोग करना सीख चुके थे। इस सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना दोआब पर विस्तारित हो गया था। और उत्तर वैदिक काल में आजीविका का जो मुख्य आधार है वो हो जाता है
कृषि। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों क्रियाओं जिसमें जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख भी देखने को मिल जाएगा। तो ये किस में मिलेगा? तो ये मिल जाता है शतपथ ब्राह्मण में। कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख देखने को मिलता है जिसमें जुताई है, बुआई है, कटाई और मड़ाई। इसके बाद यहाँ पर हो जाता है काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख भी मिलता है। 24 बैलों को द्वारा ये खींचा जाने वाला हल। चित्रित धूसर भ्रतबांड जो प्रिंटेड ग्रेवेयर पोट्री इनको कहा जाता है, इस काल की विशिष्टता थी। ठीक है, तो ये हो जाता है चित्रित धूसर मृतभांड। कृषि और विविध शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक कालीन लोग स्थायी निवास बनाने लग गए थे। तो विविध शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक कालीन जो लोग थे वो स्थायी निवास बनाकर रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। इस काल में हल को सिर और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की जो इकाई है वो निष्क और शतमान थी। ठीक है, ये कब थी निष्क और शतमान? ये हो जाती है उत्तर वैदिक काल में। प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा समिति तो बनी रही किंतु विदर्भ का जो है अस्तित्व समाप्त हो गया था। इसके अलावा सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया था। पहले तो स्त्रियां जाती थी सभा में, लेकिन यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक काल में उनका प्रवेश वर्जित हो जाता है। और उत्तर वैदिक कालीन समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो जाता है। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने को मिल जाती है। शतपथ ब्राह्मण में इस काल की अनेक विदुषी महिलाएं जैसे गार्गी, मैत्री आदि का उल्लेख भी देखने को मिल जाएगा। तो ये कहाँ मिलेगा? तो ये मिल जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो जाती है। तो गोत्र प्रथा कब स्थापित हो जाती है? तो ये हो जाती है उत्तर वैदिक काल में। गोत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो हो जाता है गोष्ठ या फिर वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, उसको कहा जाता है गोत्र या फिर गोष्ठ। लेकिन कालांतर में एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के अर्थ में इस रूप को गढ़ लिया जाता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है आपका गोत्र के बारे में। इंद्र और अग्नि का जो स्थान है वो सृजन के देवता प्रजापति ने ग्रहण कर लिया है। और पोषण जो पशु का जो रक्षक देवता था, अब शूद्रों का देवता वो हो जाता है उत्तर वैदिक काल में आते आते। उपनिषदों में स्पष्ट यज्ञ और कर्म कांडों की निंदा की गई है और ब्रह्मा की एकमात्र सत्ता स्वीकार कर ली जाती है। इसके बाद वेदों को समझने के लिए आपको 6 वेदांगों की रचना भी की गई है। इन 4 वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो वेदांग हो जाते हैं आपके शिक्षा, वेद का अंग हो जाता है नाक, निरुक्त हो जाता है कान, हो जाता है इसका अंग, ज्योतिष हो जाता है नेत्र, कल्प हो जाता है हाथ, व्याकरण हो जाता है मुख और छंद हो जाता है आपका पांव। इसके अलावा दिशा और उनके राजा। तो पूर्व दिशा की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में प्राची हो जाते हैं और राजा का नाम हो जाता है आपका सम्राट। पश्चिम की बात की गई है तो उत्तर वैदिक जो शब्द है वो हो जाता है प्रतीच्य और राजा हो जाते हैं हमारे यहाँ पर स्वैराट। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे उत्तर हो जाता है तो उत्तर के ये हो जाता है उदीच और इसके राजा हो जाते हैं विराट। मध्य हो जाता है, मध्य में राज्य आ जाएगा और ये राजा हो जाते हैं राजा। दक्षिण में हो जाता है भोज और इसके राजा हो जाते हैं भोज। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपको याद यहाँ पर रखने हैं। इसके बाद काशी, कौशल, विदेह, मगध, अंग प्रमुख उत्तर वैदिक कालीन राज्य माने जाते हैं। तो ये उत्तरकालीन राज्य हैं जिसमें काशी है, कौशल है, विदेह है, मगध है और अंग है। इसके बाद शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि भी बताया गया है। तो ये बताया गया है जो शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी और उत्तर वैदिक काल में राजा का जो पद है वो आनुवांशिक तथा कर व्यवस्था निश्चित वहाँ पर हो जाती है। तो राजा का जो पद है वो आनुवांशिक हो जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को दुखों का मूल बताया गया है। तो मैत्रायणी संहिता में स्त्री की गणना जुआ शराब के साथ की गई है। ये कही गई है मैत्रायणी और संहिता में स्त्री की जो गणना है वो जुआ और शराब के साथ में की गई है। इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद में बाल विवाह का प्रथम उल्लेख भी देखने को मिल जाएगा।
ठीक। तो बाल विवाह का जो प्रथम उल्लेख है कहाँ मिलेगा, तो ये मिल जाता है छांदोग्य उपनिषद में। यहाँ पर कुछ आपके दर्शन और उनके संस्थापक दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए दे दिया जाता है। तो सांख्य दर्शन ये संबंधित हो जाता है कपिल से, कपिल इसके संस्थापक हो जाते हैं। न्याय दर्शन के जो संस्थापक हैं वो हो जाते हैं गौतम। योग दर्शन के हो जाते हैं पतंजलि। वैशेषिक के हो जाते हैं कनाद या फिर इनको लोक भी कहा जा सकता है। पूर्व मीमांसा के हो जाते हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा के हो जाते हैं बादरायण। ठीक है, तो ये सभी क्या है, तो ये सभी दर्शन और उनके संस्थापक हो जाते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ कहा गया नव न्याय संप्रदाय का जो प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गंगे उपाध्याय की युग प्रवर्तक कीर्ति और तत्व चिंतामणि से हुआ है। इसके अलावा मीमांसा दर्शन के प्रखर विद्वान कुमारिल भट्ट थे, जिन्होंने अपने तर्कों से बौद्ध धर्म का खंडन किया था। तो मीमांसा दर्शन के जो प्रखर विद्वान हैं वो हो जाते हैं आपके कुमारिल भट्ट। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता भी है। और चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। कल हम आपको कराएंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन। इसमें सबसे पहले देखने को मिलेगा आपका बौद्ध धर्म, उसके बाद आएगा इसमें जैन धर्म। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन ये कल के लिए हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा, कंटेंट आपको कैसा लगा, ये आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।